हेलो साथियों, नमस्कार। मैं गोपाल और मैं अपने यूट्यूब चैनल डेली प्रैक्टिस में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग जानते हैं सामान्य हिंदी के बारे में। ठीक है, सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट हम लोग जानेंगे, जिसमें 30 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो जो भी साथीगण हैं, पारा शिक्षक आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जेटेट की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सामान्य हिंदी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछेंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हिंदी से हैं। पहला सवाल है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो हिंदी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या है, तो हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या जो है वो 18 है। हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। तो हिंदी भाषा का जो मानक रूप है वो है खड़ी बोली। ठीक है, मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है खड़ी बोली को। ठीक है, हमने जो वीडियो शुरू में अपलोड किया था, जो है भाषा एवं व्याकरण के नाम से, तो जो भी साथीगण इसको देखे होंगे उनको ये सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, और आज की क्लास जो अटेंड किए होंगे उनको बाकी चीज़ मिल जाएगा। तो हमारा जितना भी रहता है सब सिलेबस आधारित रहता है, चाहे वो क्लास हो जो चल रही है ना, और चाहे वो वीडियो में हो, सभी सिलेबस आधारित है। और वीडियो जो लगातार देख रहे हैं और जो मेरा क्लास ज्वाइन किए हैं लगातार, उन सब को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। उनको सारा क्वेश्चन का हल वे जो है आसानी से वे कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, चौथा नंबर, निम्नलिखित में से कौन भाषा का अंग नहीं है। देखिए, भाषा का अंग कौन नहीं है। शब्द, ध्वनि, वाक्य या लेख। तो इसमें से जो है ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग लगता है ना, क्योंकि भाषा का दो अंग है, मौखिक और लिखित। ठीक है, तो लिखित भाषा में मौखिक और लिखित, तो मौखिक भाषा जो होता है, जैसे मान लो ध्वनि है, शब्द है, वाक्य है, इसको हम लोग लिख करके भी व्यक्त करते हैं चिन्हों द्वारा। ठीक है, तो लेख भी भाषा का अंग होगा। इसलिए ये जो क्वेश्चन है हमको रॉन्ग लग रहा है, इसलिए इसको छोड़िए। आगे बढ़ते हैं, पाँचवा नंबर, भाषा की न्यूनतम मूलभूत इकाई कौन सी है। तो भाषा की सबसे जो मूल इकाई है वो है ध्वनि चिन्ह। ठीक है, छठा नंबर, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है। तो आधुनिक भारतीय भाषाओं का जो विकास हुआ है वो अपभ्रंश भाषा से हुआ है। किससे हुआ है? अपभ्रंश भाषा से। जब भी आधुनिक भारतीय भाषा के विकास का पूछेगा तो अपभ्रंश भाषा दे देना उसका जवाब। ठीक है, अगला सवाल, सातवां नंबर, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। तो हम लोग पढ़े थे उसमें भाषा एवं व्याकरण का जो वीडियो, जो बढ़िया से देखे होंगे, मैं बार बार कर रहा हूँ, मेरे सारे वीडियो जो है और उसी से मैं ऑब्जेक्टिव बनाता हूँ और टेस्ट भी इन सब से लूँगा और सभी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस जो करेंगे उनका श्योर जो है हिंदी में वो क्वालिफाई कर जाएंगे। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, जैसे पूछेगा लिपि का विकास, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी से हुआ है, और भाषा का विकास यदि पूछेगा तो वो हो जाएगा अपभ्रंश भाषा। ठीक है, अपभ्रंश भाषा से आधुनिक भारतीय भाषा का विकास हुआ है। और अपभ्रंश भाषा का विकास किससे हुआ था। तो वो प्राकृत से हुआ था। ठीक है, यानी प्राकृत से विकास हुआ अपभ्रंश का, और अपभ्रंश से विकास हो गया आधुनिक भारतीय भाषा का। ठीक है, व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है।
तो मानक भाषा को शुद्ध भाषा कहा जाता है व्याकरण और वर्तनी का दृष्टि से। ठीक है, इसको भी हम लोग पढ़े थे अगला वीडियो में। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? देखिए ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। तो अनुच्छेद 343 में जो है वर्णित है कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, अगला सवाल, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। भाई क्यों मनाया जाता है? तो 11वां नंबर में उसका जवाब है, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया गया, और इसीलिए जो है 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उसी दिन भारत जो है राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया था। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत के कितने राज्यों में राजभाषा हिंदी है? तो भारत के 10 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे जो है उसकी राजभाषा हिंदी है। ठीक है, तो उसमें से जो है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार आते हैं। ठीक है, आगे जो है 13वां सवाल, अपभ्रंश भाषा का विकास किससे हुआ है? फिर देखिए, अपभ्रंश भाषा का विकास जो हुआ है वो प्राकृत भाषा से हुआ है। अपभ्रंश भाषा का विकास किससे हुआ है? प्राकृत से। मैंने पहले ही बताया, जहाँ भाषा विकास की बात आएगी, भाषा विकास एकदम दिमाग में रख लीजिए, भाषा विकास की बात कहेगा तो सीधा अपभ्रंश में मार देना है, और यदि अपभ्रंश के विकास की बात कहेगा तो मार देना है प्राकृत। ये दिमाग में रख लीजिए, यानी प्राकृत से विकास हुआ अपभ्रंश का, और अपभ्रंश से विकास हुआ आधुनिक भारतीय भाषाओं का। लेकिन यदि लिपि की बात करें, यदि लिपि की बात करें, उसमें देवनागरी लिपि की बात करें कि इसका विकास किससे हुआ है, तो इसका विकास हुआ है ब्राह्मी से, ब्राह्मी लिपि से। एकदम ये एकदम फैक्ट को आप लोग याद रख लीजिएगा, प्रमुख फैक्ट है। इस सब जो याद रखेंगे कभी क्वेश्चन में गड़बड़ाएंगे नहीं। भारत में हिंदी भाषी राज्यों की संख्या है, तो देखिए हिंदी भाषी राज्य टोटल 15 है, लेकिन राजभाषा के रूप में मान्यता कितना राज्य में प्राप्त है? तो 10 राज्य में प्राप्त है। ये 2 सवाल इम्पोर्टेंट हो गया। राजभाषा कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त है हिंदी को राजभाषा के रूप में? तो 10 को। लेकिन हिंदी भाषी राज्य माने हिंदी बोलता है तो 5 ऐसे राज्य हैं जो राजभाषा का दर्जा नहीं दिए हैं, वहाँ हिंदी जरूर बोलते हैं लेकिन राजभाषा का दर्जा उनको प्राप्त नहीं है। इस तरह से 15 ऐसे जो राज्य हैं जहाँ पे हिंदी भाषा जो है बोला जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो देखिए विदेशों में भी जो है, मॉरिशस जो देश है वहाँ पे हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के किस भाग में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है? तो भारतीय संविधान के 17 भाग में, ठीक है, संविधान की यदि बात करेगा राजभाषा के संबंध में तो भाग में लिखेगा 17 भाग में उल्लेख है, और अनुच्छेद की यदि बात करेगा तो आपको 343 याद रखना होगा। 343 एक है या 343 का बोल सकते हैं एकदम पक्का। ठीक है, तो भाग 17 और 343 एक में। आगे देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में क्या है भाई आगे? हाँ, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्णों की संख्या है। तो देखिए अयोगवाह बताए थे 2 होता है, एक होता है अंग और दूसरा होता है अह, ये दोनों है। आगे देखते हैं 18 नंबर, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है?
देखिए आज के क्लास में जो किए होंगे उनको समझ में आ जाएगा। टोटल जो है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो स्वर की संख्या 11 है। स्वरों की संख्या 11 बताए हैं। टोटल यदि अ से लेकर के अह तक की आप बात करेंगे तो 13 होता है स्वर। लेकिन जो मूल अंग और अह को हटा दीजिए, अंग और अह जो है ये न स्वर है न व्यंजन है, इसलिए इनको कहा गया है अयोगवाह। तो ये दोनों हटा दीजिए तो बच जाते हैं 11, है ना। 11 में तो स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? 11। ठीक है। खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है? अब देखिए खड़ी बोली, खड़ी बोली जो है ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। ठीक है। और पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली के अलावे कौन कौन भाषा आता है? ब्रज भाषा। याद करते जाइए, ये पश्चिमी हिंदी की बात मैं कर रहा हूँ। ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली तो है ही, बांगरू और राजस्थानी। ठीक है। और खड़ी बोली तो शामिल है ही, ये पश्चिमी हिंदी में सभी आते हैं, है ना। राजस्थानी, बांगरू, ब्रजभाषा, ठीक है, बुंदेली, कन्नौजी, ये सभी। अब पूर्वी हिंदी में कौन कौन आते हैं इसको भी थोड़ा जान लो। ये पूर्वी हिंदी में कौन कौन भाषा आता है? तो पूर्वी हिंदी में आता है अवधी, बघेली। कभी कभी पूछ देगा बघेली किसकी भाषा है? पूर्वी हिंदी की पश्चिमी हिंदी। ठीक है। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और बिहारी भी, मुख्य तौर पर बिहारी भी जो है वो पूर्वी हिंदी में ही आता है। ठीक है। लेकिन बिहारी हिंदी में जो है मुख्य रूप से बिहारी हिंदी में 3 भाषा है। कौन कौन है? तो एक है मैथिली, दूसरा है मगही और तीसरा है भोजपुरी। मैथिली, मगही और भोजपुरी ये बिहारी में है। पहाड़ी हिंदी की जब बात करते हैं हम लोग तो पहाड़ी हिंदी में कौन कौन है? पहाड़ी हिंदी में है कुमायूनी और गढ़वाली, 2 भाषा, कुमायूनी, गढ़वाली। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर। देखिए संयोगी छ, त्र, ज्ञ और स्र कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? तो ये सभी संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। ठीक है। आज की क्लास में मैंने बताया था संयुक्त व्यंजन इसलिए कि ये जो छ बना है ये क और मूर्धन स से मिलके बना है। त्र किससे मिलके बना है? त और र से मिलके बना है। ज्ञ किससे मिलके बना है? तो ज और य से मिलके बना है। और स्र किससे मिलके बना है? तो स और र से मिलके बना है, तो स्र हो गया है। ठीक है। तो ये जो है छ, त्र, ज्ञ और स्र ये संयुक्त व्यंजन है, यानी 2 व्यंजन मिल के बना है। 22वां नंबर, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या है। देखिए संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितना है? 4 है। छ, त्र, ज्ञ, स्र, तो ये 4 हो गया। निम्नलिखित वर्णों में से कौन ऊष्म वर्ण है? हमने बताया था ऊष्म वर्ण किसको बोलते हैं? जिसको बोलने में अंदर से जो हवा निकलती है वो गर्म निकलती है। ठीक है, गर्म हवा, तो गर्म हवा निकालती है। तो ऊष्म व्यंजन में हम लोग क्या पढ़े थे? ऊष्म व्यंजन पढ़े थे तालव स, मूर्धन स, दंत स और ह, ये 4 जो है ऊष्म व्यंजन है। तो कहता है कौन ऊष्म व्यंजन है? तो इसमें से कौन आ गया? तो ये तालव सा आ गया, तो ये ऊष्म व्यंजन है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या है। देखिए हिंदी में जो व्यंजन वर्ण है वो है 33। हमने बताया है 33 व्यंजन वर्ण है। और स्वर वर्ण की यदि बात करेगा तो 11 है। ठीक है। अयोगवाह किसे कहा जाता है? तो अयोगवाह कहा जाता है अंग और अह को। ठीक है।
इनमें से कौन ह्रस्व स्वर नहीं है? पहले तो जान लीजिएगा ह्रस्व स्वर किसको बोलते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अ, हर्षई, हर्षऊ और री, ये 4 गो जो है ह्रस्व स्वर है। तो कहता है ह्रस्व स्वर नहीं है, ये 4 गो छोड़ के कौन नहीं है? अ भी है, उ भी है, ई भी है, लेकिन ए नहीं है। ए संयुक्त स्वर है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नहीं है पूछ रहा है, मतलब ए। 27 नंबर, प का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो देखिए प का उच्चारण स्थान होंठ से होता है, प। देखिए उच्चारण करके दोनों होंठ सट जाएगा। 28 नंबर, इनमें से कौन स्पर्श व्यंजन का उदाहरण नहीं है? स्पर्श व्यंजन देखिए हमने बताया था, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सभी जो वर्ग है, ये सभी जो है स्पर्श व्यंजन है, सभी स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। तो सवाल क्या कह रहा है, कौन स्पर्श व्यंजन का उदाहरण नहीं है? तो यह जो है ये नहीं है। यह क्या है? इसको अंतस्थ नहीं बोलते, अंतस्थ, य, र, ल, व, ये 4 गो अंतस्थ है। काय के अंदर दिल से निकलता है ये आवाज़, अंदर अंतः से, ठीक है। य, र, ल, व, तो ये स्पर्श व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन को देखिए, कभी कभी नहीं है कह देगा। भाषा को कितने प्रकार से व्यक्त किया जाता है? तो भाषा को जो है 2 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। क्या प्रकार से? 2 प्रकार से। कौन कौन? एक है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा, ठीक है। तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा, ये 2 तरह से जो है अभिव्यक्त किया जाता है। तीसरा नंबर है ऊष्म व्यंजन का उदाहरण है। तो ऊष्म व्यंजन जो जान गए वो समझ जाएंगे कि क्या कौन है और कौन नहीं है। तो ऊष्म व्यंजन जिसमें जो है गर्म हवा निकलती, जब बोलेंगे तो गर्म ही निकलता है उसमें। तालव स, मूर्धन स, दंत स, ह, ये 4 को जो है ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। तो उस व्यंजन का उदाहरण 4 को कौन मैच कर रहा है? ह। बाकी तो नहीं कर रहा है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ह, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जितने भी लोग हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मेरा जो वीडियो है आप तक पहले पहुंचे। ये सभी वीडियो जो है एग्ज़ाम बेस्ड है और सिलेबस बेस्ड है, ठीक है। एकदम ज़रूर कीजिए। ग्रुप में जो जुड़े हुए हैं 100-150 व्यक्ति केवल वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बहुत ख़राब बात है। सब्सक्राइब कीजिए। अरे अच्छा नेचर रखिए, अच्छी भावना रखिए भाई साहब, ज़रूर तरक्की मिलेगी, पास करेंगे। भावना गंदी होगी तो कुछ नहीं होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे मिलेंगे हम लोग अगले दिन, है ना। और आपको पता है कि क्लास कौन कौन दिन होती है, शनिवार और रविवार। जो भी ग्रुप में जुड़े हैं सबको पता है ना। लेकिन ज्वाइन बहुत लोग नहीं अभी कर रहे हैं, ज्वाइन जल्दी से कीजिए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ में।